हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का अगेन वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज पढ़ेंगे क्वांटम शिफ्ट। क्वांटम शिफ्ट इसका टाइटल है। मेरा नाम है अमन बहल और इस क्लास को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो ना तो उस एग्जाम का इंग्लिश का सेक्शन यहाँ से कवर हो जाए। रीड कैसे करोगे, मीनिंग निकालना, वोकैब को और ग्रामर को लॉजिकली समझना बिना रट्टा मारे, यही इस क्लास की यूएसपी है, इस क्लास की खासियत है। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल बेसिक लेवल से अंग्रेजी कैसे सीखनी है यहाँ पे आप देखेंगे। आइए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, टाइटल है जी क्वांटम शिफ्ट। देखिए शिफ्ट का मतलब है बदलाव, और ये क्वांटम क्या है भाई? देखिए क्वांटम शिफ्ट अंग्रेजी में एक फ्रेज है, इसको एक ईडियम की तरह यूज करते हैं बहुत बड़े बदलाव के लिए, बहुत बड़े कायाकल्प के लिए। रिफॉर्मेशन बोल सकते हैं इसको, या फिर बोल सकते हैं एक नए युग की शुरुआत। क्वांटम शिफ्ट ये वर्ड बनाया गया है क्वांटम फिजिक्स से। 1920 के अंदर नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार जब इलेक्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वांटम्स है ना, इन सब चीजों के बारे में बताया, तो उस दिन से हमारी फिजिक्स बहुत बदल गई। उससे पहले हमारी फिजिक्स बहुत सिंपल थी, ग्रेविटी थी, है ना, आइंस्टाइन की थ्योरी, न्यूटन थ्योरीज। लेकिन नील्स बोर के बाद में हमें क्वांटम फिजिक्स के बारे में पता लगा, और आगे आपने बहुत अजीब अजीब चीजें सुनी होंगी, देखी होंगी। क्वांटम फिजिक्स आने पे हमारी दुनिया अचानक से बदली, हमारे पास कंप्यूटर आए, स्मार्टफोन्स आए, वहीं से इस ईडियम को अंग्रेजों ने निकाल लिया, बड़े बदलाव को क्वांटम शिफ्ट बोलने लगे। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाता हूं वर्ड्स की, ताकि आपको याद ना करने पड़े, आपकी वोकैब का हिस्सा बने मेमोरी का। कह रहे जी प्राइवेट R&D स्पेंड्स शुड बी यूज्ड टू बोल्स्टर मैन्युफैक्चरिंग। कह रहे जो प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड्स है, R&D क्या होता है अभी डिटेल में बताएंगे। कह रहा है जी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा रिसर्च के अंदर जो खर्चा हो रहा है, स्पेंड्स हो रहा है, उसको हमें यूज करना चाहिए कि कैसे हम बोल्स्टर करें, मजबूत बनाएं हमारी मैन्युफैक्चरिंग को। चलिए R&D स्पेंड्स को समझ लें पहले। देखिए कोई भी इंडस्ट्री जो होती है ना, वो ऐसे काम नहीं करती कि चलो कुर्सियां बनानी है, कुर्सियां बना दो 1000, गोल घूमने वाली कुर्सी बना दो, टायर वाली कुर्सी बना दो। नहीं, पहले वो साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल निकालेंगे कुर्सी के डिजाइन को देखने में, कौन सी कुर्सी में ज्यादा मजा आता है, कौन सी कुर्सी ज्यादा लंबी चलती है, किस तरह के मटेरियल की कुर्सी में कम कॉस्ट के अंदर ज्यादा अच्छी कुर्सी बन सकती है। तो ये एग्जांपल दिया था मैंने आपको एक कुर्सी यानी चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। जो ये रिसर्च इन्होंने की 10 साल, उसके बाद प्रोडक्ट बनाया, इसी रिसर्च को बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट और R&D। जब जब R&D आप करते हैं तब तब आपकी इकोनॉमी के अंदर नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नई दवाइयां, नई AI, नए फॉर्मूलाज, नए, है ना। चलिए, तो कह रहे हैं हमारी कंट्री में प्राइवेट कंपनियां आजकल खूब R&D में खर्चा कर रही हैं, नए प्रोडक्ट्स बनाने में रिसर्च कर रही हैं, और कैसे भी करके हमें इसका इस्तेमाल करना है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम मजबूत बना दें, ताकि देश में नौकरियां बहुत सारी हो सके। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आज की वोकैब दिखाऊंगा आपको। भारी भरकम वर्ड्स तो नहीं है, लेकिन हैं 4-5 वर्ड्स हैं जो आपके लिए नए हैं, वाटरशेड जैसे। जल्दी से इनको देख लो ताकि आप क्लास स्मूथली ले पाओ। अगेन इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारे PDF नोट्स और नोटिफिकेशंस आपको यहां मिलेंगे। @official YT आप सर्च करें, ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम के साथ साथ YT ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करें। कोई भी एग्जाम आपको प्रिपेयर करना हो, मेरी गाइडेंस में आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस ऐप के ऊपर। इंग्लिश में लिखना सीखने के लिए हमारा राइटिंग स्किल्स का कोर्स चलता है, जिसमें 50, 60, 70 घंटों में आप अंग्रेजी में लिखना सीख सकते हैं। इवन 10वीं क्लास का बच्चा भी सीख सकता है, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द राइटिंग स्किल्स कोर्स। इस साल का SSC बैंक्स अगर टारगेट कर रहे हैं तो हमारा इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। इसमें आपकी अंग्रेजी को बिल्कुल नीचे से उठाएंगे। ग्रामर, रीडिंग, वोकैब, मीनिंग कैसे निकालना, ग्रामर कैसे लगाना, क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करना। तो SSC बैंक डिफेंस का सारा सिलेबस अंग्रेजी का इस एग्जाम में, इस कोर्स में कवर्ड है। तो अनलॉक्ड कोर्स, इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। लास्ट हमारा कोर्स है मिशन सिविल सर्विसेज माइग्रेशन कोर्स। इस कोर्स का काम है आपके मीडियम को चेंज करना। आपने जिस भी लैंग्वेज से पढ़ाई की है, अब आप UPSC और स्टेट PSC दे सकते हैं अंग्रेजी के अंदर। C-SET से हम शुरू करेंगे, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सब कुछ अंग्रेजी में कैसे करना है इस कोर्स में आपको सिखाया गया। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है टीम का, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। चलिए पहला जो वर्ड है आज का है वो है वाटरशेड।
हिंदी में बोलते हैं इसको बहुत बड़ा निर्णायक मोड़, बहुत ऐसी मोमेंट जिस पे चीजें बदल जाती हैं। जैसे भारत की इकोनॉमी के लिए वाटरशेड था 1991 का लिबरलाइजेशन। जब हमने अपने बाजारों को विदेशी कंपनियों के लिए खोला, तब से देश तरक्की करने लगा। तो ये वाटरशेड मोमेंट थी हमारे लिए, निर्णायक घड़ी थी। वाटरशेड को आप लैंडमार्क और माइलस्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद रहे। चलिए, द रिफॉर्म मार्क्ड अ वाटरशेड इन द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी। ये रिफॉर्म एक निशान बन गए, एक निर्णायक मोड़ का, वाटरशेड का कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी में, आर्थिक नीतियों में। माइलस्टोन और लैंडमार्क ये वर्ड जो हैं ये मील के पत्थर से जुड़े हैं। आप निकले हैं लखनऊ से ग्वालियर की तरफ, तो रास्ते में मील के पत्थर आएंगे ना। पहले लिखा होगा 140 किलोमीटर, फिर कहीं आएगा 100 किलोमीटर, फिर कहीं लास्ट में आएगा 50। तो ये मील के पत्थर आपकी जर्नी को के इंपॉर्टेंट पड़ाव हैं। जब लखनऊ से ग्वालियर पहुंच जाओगे तो ग्वालियर वाला पत्थर भी आएगा जहां लिखा होगा ग्वालियर, ग्वालियर में आपका स्वागत है। तो ये लैंडमार्क ही तो हैं, ये मील के पत्थर ही तो हैं जो बहुत निर्णायक भूमिका आपकी सफर में निभा रहे हैं। तो अंग्रेजों ने वर्ड ऐसे बनाए हैं। अगला वर्ड है अपने पास बॉल्स्टर। बॉल्स्टर का मतलब है चीजों को मजबूत बनाना, बूस्ट करना, रीइंफोर्स करना, फोर्टिफाई करना। बॉल्स्टर का बिल्कुल उल्टा है, चीजों को कमजोर बनाना, अपाहिज बनाना, और उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड इरोड और अंडरमाइन। तो ये बॉल्स्टर भी याद रखना है, और चीजों को कमजोर बनाने के लिए इरोड और अंडरमाइन भी आपको पता हो। एक फ्रेजल वर्ब भी है इसके लिए, होलो आउट। या मैंने लिखी नहीं है, ऐड कर सकते हैं आप, कमजोर बनाने के लिए, खोखला करने के लिए, होलो आउट। द न्यू पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू बॉल्स्टर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। नई पॉलिसी से ऐसी आशा है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को ये मजबूत बनाएगी। चलिए, एक और वर्ड है आज, सरपास। ये सर नाम की रूट वाले जितने भी वर्ड्स आते हैं ना, मैं बार बार आपकी वोकैब में कवर करवा रहा हूं, तो ताकि 4-5 ये वर्ड्स आप एक साथ याद कर सकें। देखिए, सर का मतलब है आगे या ज्यादा। पास का मतलब होता है पास कर जाना, किसी से गुजर जाना। सरपास करना यानी किसी चीज से आगे निकल जाना, उसको पीछे छोड़ देना। अब ऐसे एक और वर्ड बनता है सरप्लस, सर रियल, सर चार्ज, सर माउंट। मैं चाहता हूं ये चारों वर्ड्स आपको कई बार करवाए हैं, कुछ नया नहीं है आपके लिए। एक बार दिमाग पे जोर डालो, चारों में से जिसका मीनिंग आपको पता है कमेंट्स में डालना। आज की ही क्लास में कहीं अलग से करवाऊंगा। अगेन दीज 4 वर्ड्स हैव ऑलरेडी बीन टॉट टू यू। जिनको याद है जरूर से अटेम्प्ट करना, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। चलो आगे आएंगे, सर रूट वाले सारे वर्ड बनाने सीख लो। सरपास करना, आगे निकलना, आउट परफॉर्म करना, एक्सीड करना। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज बिगन टू सरपास पब्लिक स्पेंडिंग ऑन रिसर्च। प्राइवेट कंपनियों की इन्वेस्टमेंट जो है शुरू हो गई है आगे निकलना, सरपास करना पब्लिक स्पेंडिंग से, सरकारी स्पेंडिंग से जो रिसर्च पे होती है। चलिए एक और वर्ड देखेंगे आज, हिंज। देखिए ये होती है हिंज, जिस पे आपका दरवाजा घूमता है ना, उस चौखट को लकड़ी की क्या बोलते हैं आप, अंग्रेजी में हिंज बोलते हैं। अगर हिंज ना हो तो दरवाजा ना खुलेगा ना बंद होगा। हिंज के ऊपर ही डोर का पूरा फंक्शन जो है डिपेंड करता है। तो वहीं से अंग्रेजों ने एक वर्ब बना ली, हिंज ऑन। ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी चीज पे निर्भर होना, डिपेंड होना। जैसे कोई दरवाजा अपनी हिंज के ऊपर निर्भर होता है खुलने और बंद होने के लिए। चलिए ये वर्ड ऐसे याद रखें, डिपेंड और रिलाय भी बोल सकते हैं इसको। द सक्सेस ऑफ द एग्रीमेंट विल हिंज ऑन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। इस एग्रीमेंट की सक्सेस जो है निर्भर होगी असरदार तरीके से इसके अमलीकरण पे। चलिए ये वर्ड थे 4-5, लास्ट वर्ड एक और रह गया मेरे ख्याल है ना, ट्रायम्विरेट। ट्रायम्विरेट, मैं आपको 5 वर्ड बता रहा हूं ट्राई से। ट्रायम्विरेट, ट्रायो, ट्रायड, ट्रोइका और ट्रिनिटी। पांचों का मतलब होता है तिकड़ी। तिकड़ी बोलते हैं ना अपने, 2-3 लोग जब किसी हो तो उसको तिकड़ी बोलते हैं। तो ट्रायम्विरेट, ट्रायो, ट्रोइका, ट्रिनिटी और ट्रायड, ये 5 वर्ड्स हैं जिनमें ट्राई आता है शुरू में, एक है ना, यहाँ ट्रोई आ गया, वैसे ट्राई लिखा हुआ सब में। तो इन सब का मतलब है 3 चीजों का, 3 लोगों का ग्रुप या तिकड़ी। कंट्रीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर गाइडेड बाय अ ट्राइड या ट्रोइका या ट्रायम्विरेट ऑफ सीनियर पॉलिसी मेकर्स। कंट्री के जो आर्थिक सुधार थे उनको गाइड किया गया था एक तिगड़ी के द्वारा, एक 3 लोगों के ग्रुप के द्वारा, जो सीनियर पॉलिसी मेकर्स का था, बहुत सीनियर जो है नेताओं का था। चलिए तो ये वर्ड भी आर्टिकल में आप देखेंगे। हो गए 5 वर्ड्स, अब आओ आर्टिकल पे।
एक समरी दें आपको एडिटोरियल की किस बारे में लिखा है। रिसेंटली हमें डेटा मिला कि कंट्री में R&D पे कितना स्पेंड हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। जहां ये स्पेंडिंग चाइना में 5-6% से ऊपर जाती है, यूएस में 10-12% से ऊपर जाती है, भारत में लेस देन 1% है। तो अगर पूरे साल में हम ₹1 का मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, पूरे साल में हम ₹1 का करते हैं, तो हमने 1 पैसे से भी कम जो है R&D पे स्पेंड किया। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत खराब आंकड़ा है। अगर आप R&D नहीं करोगे तो देश में कुछ भी नया नहीं बनेगा, सब कुछ बाहर से मंगाना पड़ेगा। रफाइल जहाजों से लेकर के बोफोर्स की तोपों तक, गूगल से लेकर के AI की चिप्स तक। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि R&D को बूस्ट करो भाई, यही फ्यूचर है, साइंस ही फ्यूचर है। और दूसरा एक नया रुझान हमें पता लगा कि प्राइवेट सेक्टर ने इस 1 पैसे में ज्यादा बड़ा योगदान दिया है सरकारी सेक्टर के मुकाबले। हमारा आर्टिकल कह रहा है ये एक आशा की किरण है, एक रे ऑफ होप है। प्राइवेट R&D से ही किसी भी कंट्री की R&D आगे बढ़ती है। इसको और बूस्ट करना और बोल्स्टर करने की जरूरत है। थोड़ा ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है, थोड़ी निराशा दिखा रहा है। 1% से भी कम है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, तो दोनों का एक मिक्सचर सा आपको मिलेगा। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक आज की टोन है। चलिए आर्टिकल को शुरू करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ, वीडियो को पॉज कर लो और जितना आपको टाइम चाहिए हो ले लेना। इसका मीनिंग निकालो जितना निकाल सको। साइड में मैंने मीनिंग रख दी है, जो आपको देखने हो देख सकते हैं, और सब लोग को कोशिश करनी है इसकी। चलिए शुरू करें। कह रहा जी, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज या DOT लेटेस्ट डेटा मार्क्स अ वाटरशेड इन इंडियाज रिसर्च लैंडस्केप। कह रहा है जो DOT है ना, सरकारी डिपार्टमेंट, जिसके आगे द भी लगता है सरकारी डिपार्टमेंट्स के आगे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कह रहा है इसका जो लेटेस्ट डेटा आया है ना, ये निशान बन जाता है एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव का, वाटरशेड का, भारत की रिसर्च के सीन में, लैंडस्केप में। अच्छा क्यों बन जाता है भाई, क्या हो गया इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट? कह रहा है वो इसलिए एज क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटेड या अकाउंटेड फॉर 51.8% ऑफ नेशनल R&D एक्सपेंडिचर इन 2023-24 फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहा है ये इसलिए क्योंकि हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्होंने योगदान दिया या हिस्सेदार बनी, कंट्रीब्यूट किया या अकाउंट फॉर किया 51.8% से भी ज्यादा पूरे देश के R&D के खर्चे में 2023-24 के अंदर। और ये हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा हुआ है हमारे इतिहास में। और ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ जी, सरपासिंग ऑल टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंबाइंड while employing more core researchers than public institutions। ये सारा काम इस प्राइवेट इंडस्ट्री ने किया, सरपास करते हुए, पीछे छोड़ते हुए सभी टीयर्स को, सभी लेवल्स को, जो हैं हमारी सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, लेवल्स है ना, UT गवर्नमेंट। कह रहा है ये काम किया है प्राइवेट इंडस्ट्री ने, सारी तरह की मिली जुली सरकारों को इकट्ठा करके भी पीछे छोड़ दिया, सरपास कर दिया। कह रहा है कंबाइन करके इन सबको, जबकि ये एम्प्लॉय कर रही थी और ज्यादा कोर या बेसिक रिसर्चर्स को, बजाय पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के, सरकारी संस्थाओं के। तो पहली बार ऐसा हुआ हमारे देश में कि प्राइवेट कंपनियों ने ज्यादा रिसर्चर्स को काम पे रखा 2023-24 में, और खर्चा जो है उसमें 52% पूरे भारत का रिसर्च खर्चा प्राइवेट कंपनियों ने किया, लगभग 48% है खाली सरकार ने किया। चलिए लेटेस्ट डेटा की वर्ब है मार्क्स। वाटरशेड आपने देख लिया, लैंडमार्क, माइलस्टोन, कोई बहुत बड़ा मोड़, कोई बहुत बड़ा मोमेंट। तो ये एक वाटरशेड है भारत के रिसर्च के फील्ड में। एज कंजंक्शन लगी है, प्राइवेट इंडस्ट्री बन गया सब्जेक्ट, वर्ब है इसकी कंट्रीब्यूटेड। कंट्रीब्यूट करना यानी योगदान देना, और इसको अकाउंट फॉर करना भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है हिस्सेदार बनना है, जवाब देना। प्राइवेट इंडस्ट्री ने कंट्रीब्यूट किया 52%, या प्राइवेट इंडस्ट्री जो है हिस्सेदार बनी 51.8% का अकाउंट फॉर किया। दोनों वर्ड एक ही तरीके से यूज होते हैं, देख लेना, इंटरचेंजेबली ये यूज होंगे अलग अलग जगह। सरपास करना, किसी के आगे निकल जाना। टीयर का मतलब है गवर्नमेंट। अब 2-3 कॉन्सेप्ट है ग्रामर के, पहले देख लो। उससे पहले ये सर रूट से जो वर्ड्स मैंने आपसे पूछे थे, फटाफट इनको डिस्कस करेंगे। सर प्लस, प्लस मतलब ज्यादा, सरप्लस मतलब ज्यादा से भी ज्यादा। आपका खर्चा है 100 रुपया, आप सेविंग्स रखते हैं 50 की, टोटल आपको चाहिए 150, कहीं से मिल गए 500, तो 350 तो अब सरप्लस हो गए।
आपका खर्चा भी निकल गया, आपकी सेविंग्स भी निकल गई, उसके बाद भी बच गया, वो है सरप्लस। तो ज्यादा से भी ज्यादा एक्स्ट्रा जो है उसको बोलते हैं सरप्लस। वैसे ही वर्ड बना है सरपास, सर मतलब ज्यादा या आगे, पास मतलब गुजर जाना, किसी को पीछे छोड़ देना, सरपास कर देना। सर रियल, जो चीज रियल से भी आगे है, यानी सपने जैसी है, रियलिटी से परे है। सर रियल यानी ड्रीमी, सपने जैसा। कोई ऐसी चीज हो रही है जिसको देख के आपको यकीन नहीं हो रहा कि ये हो रहा है सच में, अच्छा या बुरा, जिस भी तरीके से हो रहा हो, तो वो चीज आपके लिए सर रियल होगी, ड्रीम लाइक या ड्रीमी होगी, सपने जैसी। सर चार्ज, ये वो चार्ज होते हैं जो चार्ज पे लगते हैं, जैसे इनकम टैक्स है उसके ऊपर ये सर चार्ज लगा देते हैं, एजुकेशन सेस। आपका इनकम टैक्स बना साल का 1 लाख रुपए, उसके ऊपर सेस भी ले लेंगे आपसे 1000-2000 रुपए एक्स्ट्रा, कि 1 लाख टैक्स के ऊपर 2% एजुकेशन का सरचार्ज है। तो चार्ज पे लगने वाला चार्ज सरचार्ज। सरनेम वो नाम है जो आपके फर्स्ट नेम से आगे जाता है। गुप्ता, सिंगला, शर्मा, ये सब आपके सरनेम है, नेम से आगे हैं। लास्ट वर्ड है सरमाउंट। माउंट बना है माउंटेन से, माउंट का मतलब होता है किसी चीज पे चढ़ाई करना, सरमाउंट करना, किसी चीज के ऊपर चढ़ जाना, यानी फतह पा लेना, किसी चैलेंज को, किसी चुनौती को, है ना, कोई भी ऐसी चीज जिसको आपने पार पा ली है, जिसपे अपने उसको सरमाउंट किया। तो ये सर से बनने वाले सारे वर्ड्स हैं, याद रखें, एक ही रूट पे जो है बेस्ड है। अब 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगा आपको। पहला इजी वाला करवाता हूं। अंग्रेजी में THAN जहां भी मिल जाए, ध्यान रखना, THEN की बात नहीं कर रहा हूं, देन ये एडवर्ब है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। हम बात कर रहे हैं THAN वाले देन की, जिसका मतलब होता है बजाय या के बनिस्पत। तो ये देन जो है, इसके पहले या तो आपको कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई मिलेगी या फिर मोर मिलेगा एक नाउन के साथ। गोल्ड इज वैल्यूएबल देन सिल्वर, गोल्ड वैल्यूएबल है सिल्वर से, कीमती है सिल्वर से। हिंदी में ठीक है सेंटेंस, ये सेंटेंस इंग्लिश में भी ठीक होता अगर आप इतना लिखते। एक सेकेंड, ये सेंटेंस इंग्लिश में भी ठीक होता अगर आपने इतना ही लिखा होता, गोल्ड इज वैल्यूएबल। जैसे ही देन लगाया तो आप कंपैरिजन कर रहे हो सिल्वर से, और कंपैरिजन करते हुए क्या करना होता है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी होती है देन से पहले। तो यहां लिखोगे गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल देन सिल्वर। द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स मच या ग्रेट एफर्ट देन स्किल, प्रोजेक्ट को जरूरत है बहुत ज्यादा एफर्ट की, स्किल के बजाय। यहां पे आपको आर्ट यानी स्किल कम चाहिए और एफर्ट यानी कोशिश ज्यादा करनी है, मेहनत ज्यादा चाहिए। ये एक सेंटेंस देख के सही लग रहा है लेकिन गलत है, याद रखना, देन लगा हुआ है। अब एक नाउन आ गया एफर्ट, एफर्ट का मतलब होता है कोशिश या मेहनत। नाउन से पहले आप क्या करेंगे, मोर का इस्तेमाल करेंगे। मच भी गलत है, ग्रेट भी गलत है। द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स मोर एफर्ट देन स्किल। वैसे ही एम्प्लॉइंग मोर कोर रिसर्चर्स देन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, तो मोर रिसर्चर्स देन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ऐसे ही सेंटेंस बनाओ। चलिए, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा। अब देख लो इससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर वाला कॉन्सेप्ट। देखिए, अंग्रेजी में कुछ एडजेक्टिव हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपको ऑर्डर यानी क्रम बताएंगे। फर्स्ट यानी पहला, सेकंड यानी दूसरा, 10th यानी 10वां, हंड्रेड्स यानी 100वां, हजारवां, लाखवां, करोड़वां, लास्ट यानी आखिरी, ओनली यानी केवल। ये सारे हैं ऑर्डिनल्स। अब इसमें थर्ड लिखा नहीं है मैंने, तो थर्ड भी मान ही लेना भाई, एक, पहला, दूसरा, 10वां, हजारवां, लाखवां, करोड़वां, कोई भी मान लो ना, कोई भी नंबर आ जाएगा। इसमें लास्ट और ओनली भी जोड़ सकते हो। ऑर्डिनल्स अपने पहले हमेशा द लेते हैं, तो कभी भी आप फर्स्ट देखोगे ना, फर्स्ट, उसके पहले द लगा हुआ देखोगे, द फर्स्ट, द सेकंड, द 10th, द लास्ट, द ओनली। दूसरी चीज ये याद रखनी है, अगर ऑर्डिनल्स के बाद में एक रिलेटिव क्लोज आ जाए, रिलेटिव क्लोज यानी हु, विच, दैट या व्हाट से शुरू होने वाला, तो रिलेटिव क्लोज में याद रखें परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, ये आपको अपनी जजमेंट से यूज करना है पहले वाले क्लोज को देख के। अब मैं ज्यादा पहेलियां नहीं करूंगा, इसको सेंटेंस को, कॉन्सेप्ट को सेंटेंस पे लगा के देखो। फर्स्ट सेंटेंस है, दिस इज सेकंड चांस दैट आई गिव यू। ये दूसरा मौका है जो मैं आपको देता हूं। क्या गलती है इसमें? दिस इज सेकंड चांस दैट आई गिव यू, दूसरा मौका है जो मैं आपको देता हूं। देखो, ऐसा करो, इसमें सेकंड के पहले आपको द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि आपने किया नहीं है, तो लिखो द सेकंड चांस। और दूसरा, ये जो आपने चांस के लिए रिलेटिव क्लोज लगाया, चांस कौन सा है जो मैं आपको देता हूं, दैट, हु, विच, हुम, ऐसे लगा के रिलेटिव क्लोज बनाते हो ना, कौन सा चांस?
जो मैं आपको देता हूं। तो ये रिलेटिव क्लोज जो है ये आपको परफेक्ट टेंस में डालना है, क्योंकि बाहर प्रेजेंट टेंस है तो मैं इसको परफेक्ट प्रेजेंट में रखूंगा। दैट आई हैव गिवन यू, यहां पे V3 कर दूंगा, हैव लगा दूंगा। हैव क्यों लगाया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाया, वो इसलिए क्योंकि पहले वाली वर्ब प्रेजेंट में। शी वॉज द लास्ट पर्सन हु लीव द ऑफिस, वो आखिरी पर्सन थी जो ऑफिस से निकली। क्या गलती है? लास्ट एक ऑर्डिनल है, इससे पहले द लगना चाहिए था जो नहीं लगाया। यहां पे वॉज लगा हुआ है तो पास्ट आएगा, पास्ट के साथ में पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस लास्ट पर्सन के बारे में एक रिलेटिव क्लोज लगा है। कौन सा लास्ट पर्सन? जो ऑफिस से निकला। तो हु विच दैट से एक रिलेटिव क्लोज है, पास्ट परफेक्ट में इसको बना लो, क्योंकि बाहर पास्ट वर्ब रखी है। तो यहां लिखे हु हैव नहीं, हु हैड, थर्ड फॉर्म लगा दो, लेफ्ट द ऑफिस। बस यहां भी वही हुआ है। द फर्स्ट टाइम आपने यहां पे लिखा है। अब यहां पे कोई रिलेटिव क्लोज नहीं है। अगर वो क्लोज होता तो ये वर्ब सेकंड फॉर्म में थी, इसलिए पास्ट परफेक्ट में उस क्लोज को आपको लिखना पड़ता। समझ गए ना? ऊपर वाली वर्ब देख लो, अगर वर्ब पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए आगे बढ़े। चलो ये लास्ट सेंटेंस आपको दे रहे हैं, खुद से ट्राई दें। शी इज फर्स्ट पर्सन हु सॉल्व द पजल, वो पहली पर्सन है, इंसान है जिसने इस पजल को सॉल्व किया है। चलिए कमेंट्स में डालना गलत या सही, आपको फीडबैक देंगे। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेज में तोड़ा है, याद रखें ऐसे इसको तोड़ के आपको पढ़ना है। आराम से इसको ट्राई दे लो। कह रहा है जी ट्रांसपोर्ट फर्म्स इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स फॉलोड बाय फार्मा, बायोटेक एंड आईटी। कह रहे जो ट्रांसपोर्ट फर्म्स है ना वो इमर्ज हुई या उभर करके आई सबसे बड़े कॉर्पोरेट इन्वेस्टर के तौर पे या प्राइवेट इन्वेस्टर के तौर पे, जिसने R&D में इन्वेस्ट किया है, रिसर्च में। और ये फॉलोड बाय थी, इसके फॉलो करते हुए पीछे पीछे आए थे ये तीनों सेक्टर, दवाइयों वाला फार्मा, बायोटेक सेक्टर और IT सेक्टर। तो इन तीनों ने R&D में खूब खर्च किया। और कब किया? आफ्टर, इस घटना के बाद। आफ्टर प्राइवेट R&D स्पेंडिंग ऑलमोस्ट डबल्ड, जब प्राइवेट R&D की स्पेंडिंग ऑलमोस्ट डबल कर गई 2020-21 और 21-22 के बीच, बिटवीन 21 एंड 2022, यहां एंड लगा हुआ है। और ये सारा काम हुआ कैसे? देखो यहां लगाएगा ING फॉर्म से, पार्टिसिपल से। लिफ्टिंग टोटल नेशनल एक्सपेंडिचर फ्रॉम 1.27 लाख करोड़ टू 1.95 लाख करोड़। लिफ्ट करते हुए टोटल नेशनल एक्सपेंडिचर को, जो पहले 1.27 लाख करोड़ होता था एक साल में, वो हो गया 1.95 लाख करोड़। कह रहे लास्ट में हुआ कैसे ये काम? ये काम हुआ विद ट्रांसपोर्ट, बायोटेक एंड IT कंसल्टिंग, द कंट्रीज मोस्ट रिसर्च इंटेंसिव टाइम रेट्स। कह रहे जी ये जो तीनों चीजें हैं, ट्रांसपोर्ट, बायोटेक और IT, इनके कॉन्स्टिट्यूट होने के साथ ही हुआ या मिल करके बनाने के साथ ही हुआ कंट्री के सबसे ज्यादा रिसर्च में इंटेंसिटी वाले तिकड़ी को या टाइम रेट को। सेंटेंस बहुत लंबा है, इसमें दो, इसने क्या चीजें जोड़ रखी हैं बिना बात का। ऐसे धागे से अपने टांके नहीं लगा देते, तो इसने छोटे छोटे कपड़ों के क्या टांके बना करके इसने एक पूरा चादर बना रखी है। तो मैं एक एक टांके को, एक एक धागे को आपके सामने खोल रहा हूं। सेंटेंस इतना ही है, ट्रांसपोर्ट की जो फर्में हैं वो इमर्ज हुई, निकल करके आई। और कैसे? सबसे बड़े कॉर्पोरेट यानी प्राइवेट इन्वेस्टर के तौर पे रिसर्च के फील्ड में। इसके बिल्कुल पीछे पीछे फॉलो करते हुए है ये तीनों सेक्टर। और ये सारा काम कब हुआ? जब हमारी प्राइवेट R&D जो है वो लगभग दुगनी हो गई 2021 और 2022 के बीच। और ये सारा काम जो हुआ ना, दुगनी होने का और ट्रांसपोर्ट फॉर्म्स के सबसे आगे आने का, ये हुआ लिफ्ट करते हुए, उठाते हुए पूरे देश के नेशनल एक्सपेंडिचर को 1.27 लाख करोड़ से 1.95 लाख करोड़। ये बात हो रही है R&D के फील्ड में। और कह रहा है इसमें भी ये तीनों जो फर्म्स थी या तीनों इंडस्ट्रीज थी, ये कॉन्स्टिट्यूट कर रही थी, इस काम के साथ ही ये काम हुआ है, इनके कॉन्स्टिट्यूट करने के या मिल के बनाने के, कंट्री के सबसे ज्यादा रिसर्च में इंटेंसिटी वाले तिकड़ी को या ट्रायम्विरेट को। तो इन तीन सेक्टर्स में ही सबसे ज्यादा आपको रिसर्च के और खर्चे मिलेंगे। तो ये बना है सेंटेंस। प्राइवेट फर्म्स की वो इमर्ज करना, उभर करके आना। फॉलोड बाय का मतलब है पीछे पीछे, ये आगे आगे है और ये पीछे पीछे आए हैं फॉलो करते हुए ये तीनों। प्राइवेट R&D स्पेंडिंग की वो बात, डबल का मतलब होता है दुगना हो जाना। बिटवीन के साथ में एंड का इस्तेमाल करें अगर कोई रेंज बतानी है। सोमवार से गुरुवार तक,
तो बिटवीन मंडे एंड थर्सडे, जयपुर से लखनऊ तक, तो बिटवीन जयपुर एंड लखनऊ, ऐसे इसको याद रखें। बिटवीन एंड जो है एक रेंज बताता है, यहां से लेके यहां तक, फ्रॉम टू लगा लो या बिटवीन एंड लगा लो, रेंज ऐसे ही बता सकते हो। चलिए आगे बढ़े। ट्रायमविरेट आपने देख लिया, तिकड़ी को बोलते हैं, ट्रिनिटी, ट्रोइका को या ट्रायो को बोलते हैं। रिसर्च इंटेंसिव यानी ऐसी चीज जिसमें रिसर्च बहुत इंटेंसिटी के साथ होती हो, जिसमें काफी सारा अनुसंधान या शोध करने की जरूरत पड़ती हो। चलो ये इंटेंसिव वर्ड को याद रखें। कैपिटल इंटेंसिव वो बिजनेस है जिसमें बहुत कैपिटल चाहिए, खर्चा है। लेबर इंटेंसिव वो काम है जिसमें बहुत लेबर चाहिए, बहुत ज्यादा आदमियों की जरूरत होती है। रिसर्च इंटेंसिव वो सेक्टर है जिसमें रिसर्च की बहुत जरूरत है। ऐसे इंटेंसिव वर्ड यूज होता है। आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैंने कुछ बताया, आपने सुन लिया और आप आगे बढ़ गए। खुद से फील लो, बनाओ इससे। इंटेंसिव वर्ड को अगली बार यूज होता हुआ देखोगे, देखते ही आपका दिमाग क्लिक करके बोलेगा कि सर ने सिखाया हुआ मुझे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ फटाफट खत्म करेंगे क्लास को, जल्दी से इसको एक रीडिंग दे लो। चलिए कह रहे जी, ऑल दो officials attribute the surge to post-pandemic competitiveness. Its abrupt concentration suggests that revised disclosures and stricter RBI norms also expanded. ये सेंटेंस सच में बहुत तगड़ा है, मजा आएगा आपको इसको पढ़ के। कह रहा है हालांकि ऐसा हुआ, ऑफिशियल्स जो हैं, सरकारी अफसर जो हैं, एट्रीब्यूट करते हैं या जोड़ के बताते हैं इस सर्ज को या उछाल को इन्वेस्टमेंट में, और किस चीज से, पैंडेमिक के बाद होने वाली कंपेटिटिवनेस को या प्रतियोगिता से या कंपटीशन से। सरकारी अफसरों का यही कहना है कि 2023-24 में R&D इसलिए इतनी ज़्यादा हुई थी क्योंकि पैंडेमिक के बाद हर कंपनी चाहती थी कि कुछ नया बनाए और बिजनेस को और ज़्यादा मजबूत करें। तो ऑफिशियल्स एट्रीब्यूट करते हैं इस सर्ज को पोस्ट पैंडेमिक कंपेटिटिवनेस से। एट्रीब्यूट समथिंग टू समवन या एस्क्राइब समथिंग टू समवन का मतलब होता है किसी चीज को दूसरी चीज से जोड़ना। तो ये ऑफिशियल्स जोड़ देते हैं इस उछाल को कंपेटिटिवनेस से। इतना समझ गए? कह रहा है ये बात तो है, लेकिन ये जो अचानक से कंसंट्रेशन आया है इन्वेस्टमेंट का, ये हमें ये बताता है 2023-24 में अचानक जो इन्वेस्टमेंट दुगनी हो गई है, ये हमें ये सजेस्ट करता है दैट वो ये कि ये दो चीजें हैं ना, इन्होंने भी एक्सपेंड कर दिया है। क्या दो चीजें हैं? पहली है सस्टेनेबली डिस्क्लोजर्स कंपनियों के द्वारा, दूसरी है स्ट्रिक्टर आरबीआई नॉर्म्स। देखिए सस्टेनेबल डिस्क्लोजर का मतलब होता है आपको एक डिस्क्लोजर भरना होगा साल के अंत में एज ए कंपनी कि हमने पर्यावरण के लिए कितना काम किया, कितना नुकसान किया, कितना पानी यूज किया, कितनी बिजली हम यूज करते हैं, कितनी फसलें हमने काटी हैं। सरकार को डेटा आपको हर साल देना होता है, तो वहां से पता लग जाता है कि आपने कितना खर्चा R&D पे किया है। तो ये डिस्क्लोजर की वजह से हमें एक तो खर्चा पता लगने लगा, दूसरा आरबीआई की रिपोर्टिंग के जो नॉर्म्स हैं ये भी स्ट्रिक्टर हो गए हैं पहले से। तो कह रहे बात ये है कि ज्यादातर होने वाला ये जो कंसंट्रेशन है, अचानक से दुगना जो हुआ R&D हुआ है, ये हमें ये बताता है कि कंपनियों के द्वारा जो डिस्क्लोजर आ रहे हैं और आरबीआई की जो रिपोर्टिंग की नॉर्म्स है जो स्ट्रिक्ट हो गई हैं, इन्होंने भी एक्सपेंड कर दिया या बढ़ा दिया वट को या उस चीज को जिसको हम पहले मेजर किया करते थे। पहले बहुत कंपनियां खर्चा करती थी R&D पे, नहीं बताती थी सरकार को, लेकिन अब बताना पड़ रहा है इनको। तो इनके डेटा जो है इसलिए दुगना हो रहा है एक साल में। कह रहा है जी और कैसे होता था, कैप्चरिंग existing research in multinational captive centers and foreign subsidiaries rather than solely fresh investment। हम ये सारा काम करते थे कैप्चर करते हुए एग्जिस्टिंग रिसर्च को मल्टीनेशनल कंपनियों के कैप्टिव सेंटर्स में या उनकी ऑनरशिप वाले सेंटर्स में। कैप्टिव यानी कंपनी का सेंटर है ये, बाहर से कंपनी आई है गूगल, लेकिन गूगल वाले ही इसको ऑपरेट करते हैं, इंडियन यहाँ पे कोई नहीं है तो मतलब नौकरी पे रखा हुआ है, मेन काम गूगल का होता है। तो मल्टीनेशनल कंपनियों के एग्जिस्टिंग जो रिसर्च है उसको भी हमने कैप्चर किया, और फॉरेन सब्सिडरीज जो है इनकी, फॉरेन कंपनियों की जो ब्रांच है वहां जो रिसर्च हुई उसको भी हमने कैप्चर किया, छोड़ करके या रादर बजाय खाली नई इन्वेस्टमेंट के। तो पहले हम क्या देखते थे कि कौन सी नई कंपनी आगे भारत में इन्वेस्ट कर रही है R&D में। अब हम ये नहीं देखते, अब हम ये भी देखते हैं कि गूगल जो पुरानी कंपनी पहले से भारत में थी, इसकी सब्सिडरी ने या कैप्टिव सेंटर ने भारत में कितनी R&D में खर्चा किया। तो ये सारी चीजें हम कैप्चर करने लगे हैं, इसलिए अचानक से अब्रप्ट तरीके से R&D कंसंट्रेट हो गई है, दुगनी हमें होकर के दिखने लगी। मेरे ख्याल से ये सेंटेंस और ज्यादा डिटेल में पढ़ाना
का कोई स्कोप नहीं है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं घुस गया। ऑफिशियल्स की वो एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट और एस्क्राइब समथिंग टू समवन, किसी चीज को दूसरी चीज से जोड़ना। आई एट्रीब्यूट माई फेलियर टू माई केयरलेसनेस, मैं जोड़ता हूं मेरी नाकामयाबी को मेरी लापरवाही से। यू कैन एस्क्राइब योर सक्सेस टू योर हार्डवर्क, आप जोड़ के बता सकते हैं अपनी कामयाबी को अपने मेहनत से। तो एट्रीब्यूट नाकामयाबी टू केयरलेसनेस, एस्क्राइब कामयाबी टू हार्डवर्क, ऐसे इन वर्ड्स को आपको यूज करना है। ये डिस्क्लोजर और देख लेना, कुछ ज़्यादा है नहीं इनका मतलब, है ना। ये बस सरकारी फॉर्म्स हैं जो कंपनियों को भरने होते हैं हर साल। इन दोनों की वर्ब है एक्सपेंडेड, वर्ड की वर्ब है इज मेजर्ड। ये वर्ड एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये तब लगाया जाता है जब एंटीसीडेंट गिवन ना हो। आज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जिन्होंने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लिए हैं फटाफट यहाँ पे चेक कर लो, कोई एंटीसीडेंट आपको नहीं दिया गया। ठीक है, किसी क्लास में करवाएंगे, ये रिलेटिव प्रोनाउन करवा चुके हैं, रिपीट आपको किसी क्लास में अगेन करवा देंगे। चलिए, ये है लास्ट पैराग्राफ, बहुत आसान है, आंकड़े से हैं, फटाफट मीनिंग निकाल लो। चलिए, कह रहा है जी, वाइल जेन्युइन कैपिटल इज एंटरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप डिजाइन एंड सेमीकंडक्टर फैब्स, इंडियाज R&D रिमेन्स जस्ट 0.84% ऑफ GDP। कह रहे जहां सच में कैपिटल जो है वो एंटर कर रही है, घुस रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, चिप की डिजाइनिंग में, सेमीकंडक्टर के फैब्रिकेशन यूनिट्स में, यहां सब जगह पैसा लग रहा है, सच में R&D हो रही है। कह रहे वहीं पे भारत की जो R&D है, बाहर वालों की छोड़ो, जो यहाँ के आगे कर रहे हैं उसको भूल जाओ, भारत खुद जो करता है ना वो सिर्फ इतनी ही है हमारी GDP की। 100 रुपए की अगर GDP है तो 1 रुपया भी हम रिसर्च पे पूरा नहीं खर्चते हैं। कह रहे जी, विद ओनली 354 रिसर्चर्स पर मिलियन पीपल। कह रहा है ये सारा काम करते हैं हम सिर्फ 384 रिसर्चर्स होने के साथ ही हर 1 मिलियन इंसानों पे। कह रहा है विच इज फार बिहाइंड ग्लोबल लीडर्स एंड कॉर्पोरेट प्रायोरिटीज रिमेन क्वेश्चनेबल। कह रहा है जो कि बहुत पीछे है ग्लोबल लीडर्स के, या दुनिया में जो लीडरशिप वाले कंट्री हैं उनसे। चाइना 6%, 5%, अमेरिका 10-12% तक लगा रहा है R&D पे, हमारे से 1% भी नहीं लग रहा, और GDP तो अमेरिका से हम 5 गुना 10 गुना छोटे हैं फिर भी। तो कह रहा है ये बहुत पीछे है, 354 रिसर्चर है हमारे पास 1 मिलियन लोगों पे, और ये फार बिहाइंड है ग्लोबल लीडर से। कह रहा है जी, और हमारी जो कॉर्पोरेट प्रायोरिटीज हैं, हमारे कॉर्पोरेट कंपनियों की जो प्राथमिकताएं हैं वो भी सवालों के दायरे में है, क्वेश्चनेबल है, क्योंकि एज एडवर्टाइजिंग एक्सीडेड रिसर्च स्पेंडिंग, हमारा एडवर्टाइजिंग का खर्चा रिसर्च की स्पेंडिंग से ज्यादा है। तो मशहूरियां, विज्ञापन देने में हम ज्यादा खर्चा करते हैं प्राइवेट कंपनियां, कुछ नया प्रोडक्ट बनाने में, रिसर्चर रिक्रूट करना, इक्विपमेंट लाना, लैब खोलना, उसमें पैसा कम लगता है। तो हमारे कॉर्पोरेट इंडिया की प्रायोरिटी भी हमें समझ में आ रही है कि बड़ी क्वेश्चनेबल है सवालों के दायरे में। लंबा सेंटेंस है, जेन्युइन कैपिटल की वर्ब है इज एंटरिंग, R&D की वर्ब है रिमेन्स, प्रायोरिटीज की वर्ब है रिमेन, क्वेश्चनेबल यानी सवाल वाला, एडवर्टाइजिंग की वर्ब है एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है सरपास करना, एक्स्ट्रा होना, ज्यादा होना। कह रहे जी, एंड्यूरिंग प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन कल्टिवेटिंग स्पेशलाइज्ड रिसर्चर्स थ्रू द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। कह रहा है अगर आपको एंड्यूरिंग प्रोग्रेस चाहिए ना, टिकाऊ प्रोग्रेस चाहिए, तो वो डिपेंड ऑन करेगी कि आप कल्टीवेट करें या पोषित करें, डेवलप करें, नर्चर करें स्पेशलाइज्ड रिसर्चर्स को अलग अलग फील्ड में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के जो है जरिए। अब ये फाउंडेशन क्या है देख लेना, कुछ होगा नया सरकारी स्कीम, तो इसमें रिसर्चर्स को पैसा मिलना चाहिए, रिसर्च करें वो घर बैठ करके, ना लैब में जा करके। तो ये हमारी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा, इस पे हमारी प्रोग्रेस डिपेंड करती है। कह रहा है जी, ये वो फाउंडेशन है हुज 50,000 करोड़ प्रॉमिस नाउ हिंजेस ऑन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। ये वो फाउंडेशन है जिसका 50,000 करोड़ का जो वादा है अब डिपेंड करता है सही तरीके से इसके इंप्लीमेंटेशन पे या अमल किए जाने पे। चलिए, प्रोग्रेस की वो डिपेंड्स, एंड्यूरिंग या एडजेक्टिव है। टिकाऊ प्रोग्रेस जो है वो डिपेंड करती है इस चीज पे, कल्टीवेट करना, चीजों को पालन पोषित करना, डेवलप करना, बड़ा करना। प्रॉमिस की वो है हिंजेस, हिंज और डिपेंड एक ही बात है, किसी चीज पे निर्भर होना। दोनों के बाद ऑन, दोनों के बाद ऑन या फिर अपॉन का इस्तेमाल होता है। डिपेंड ऑन, हिंज ऑन, रिलाई ऑन या अपॉन, दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हैं। चलिए रैपअप करेंगे। आंकड़ों वाली क्लास थी आज, खूब सारे 1.5 आंकड़े आपने देखे होंगे,
कुछ क्वेश्चंस है, फटाफट इनको सॉल्व कर लो। इनमें से कौन सी चीज को आप रीजनेबली इन्फर कर सकते हैं, कौन सा कंक्लूजन या निष्कर्ष आप लॉजिकली निकाल सकते हैं इस रिपोर्टेड सर्ज को लेके या बड़े उछाल को लेकर के प्राइवेट आरएनडी की एक्सपेंडिचर में? क्या चीज आपको लगी इन चारों में से सही है प्राइवेट आरएनडी के अंदर जो बड़ा उछाल आया उसको देख के? ये पूरी तरीके से पेंडेमिक के बाद की इन्वेस्टमेंट है, उसकी वजह से उछाल आया। सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर ने डिस्करेज किया या उनका हौसला तोड़ दिया कंपनियों का इन्वेस्ट करने से रिसर्च में। गवर्नमेंट ने जानबूझ करके बढ़ा दिया आरएनडी के आंकड़ों को ताकि इंप्रूव करा जा सके भारत की ग्लोबल रैंकिंग को। या फिर ये जो राइज था ये आंशिक तौर पे एक नतीजा था और अच्छी रिपोर्टिंग की प्रैक्टिसेस का, प्रथाओं का, बजाय खाली खाली ज्यादा बड़ी आरएनडी एक्टिविटी का। तो एक ही चीज को हम इन्फर कर सकते हैं कि आया तो है उछाल लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आया होगा। इसका एक बड़ा हिस्सा इस वजह से हमें दिख रहा है उछाल में क्योंकि हमने अब रिपोर्टिंग अच्छे से करवानी शुरू कर दी है। अब ये सारा डेटा रिपोर्ट करते हैं। पिछले के सालों में नहीं किया था इन्होंने रिपोर्ट, स्पेंडिंग तब भी खूब थी आरएनडी में, आज भी है ना। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है रिपोर्टिंग की वजह से हमें बढ़ा चढ़ा दिखता है। चलिए फर्स्ट का आंसर बनेगा डी। अच्छा क्वेश्चन है मेंस लेवल का, खुद से ट्राई दो भाई साथ साथ। भारत में इतनी ही आरएनडी होती है, जीडीपी का 0.84%। बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए। विश्व गुरु बनना चाहते हैं और साइंस पे हमें 1 रुपया भी जीडीपी का पूरा खर्च नहीं होता। कह रहा है जी ये जो बात की गई है इस आर्टिकल में, इसका जिक्र क्यों किया गया, क्या बताने के लिए किया गया है? इस बात से आपको क्या अंदेशा मिला? सिंपल कि हम विश्व गुरु कागजों में बनना चाहते हैं लेकिन साइंस के फील्ड में हम बहुत पीछे हैं ग्लोबली। भाई चाइना की जीडीपी है $20 ट्रिलियन, हमारी है $4 ट्रिलियन। हमसे 5 गुना बड़ी जीडीपी हमसे 5 गुना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, यानी टोटल 25 रुपए एक्सपेंड कर रही है हमारे 1 रुपए के सामने। समझ पा रहे हो ना? आपकी जीडीपी हमसे 5 गुना है और आप हमसे 5 गुना स्पेंड भी करते हो जीडीपी के परसेंटेज के तौर पे। तो ओवरऑल हमारे 1 रुपए के सामने अब 25 रुपए साइंस में डालते हो रिसर्च में। तो ये बताने के लिए है कि भारत का रिसर्च का इकोसिस्टम दुनिया में बहुत पिछड़ा हुआ है, नाम ही बड़े हैं दर्शन छोटे हैं। चलिए सेकंड का आंसर है बी। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनको सॉल्व करें। एक मेजर टर्निंग पॉइंट को क्या बोलते हैं उसका सिनोनिम पूछा है आपसे। बोल्स्टर का एंटोनिम पूछा है उल्टा। सरमाउंट, ये वर्ड आपको माउंट से या माउंटेन से करवाया था, इसको याद रखें। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी आपको, आराम से ढूंढना। जो 3 कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं उन्हीं पे बेस्ड है। कल आपसे मुलाकात होगी इसी आर्टिकल के ऊपर। एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं आपको। सरकार की जो जेआरएफ स्कीम है उसमें मेरे एक अच्छे रिलेटिव जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग और इस तरह के फील्ड में है, उनकी 2 साल से वो फेलोशिप के पैसे नहीं मिले उनको। मतलब वो रिसर्च करना चाहते हैं, सरकार से रिसर्च के लिए उन्होंने फंडिंग भी ली, शुरू में फंडिंग करके लैब भी बनाई। 2 साल से उनको सैलरी नहीं मिली, खुद की सैलरी नहीं मिली उनको, लैब अपनी जेब से चला रहे हैं। तो ऐसे मतलब कैसे रिसर्च होगी, क्यों करेगा कोई रिसर्च? अब वो इंडस्ट्री में जा रहे हैं रिसर्च को बीच में छोड़ के, जब सैलरी उनको बाद में मिलेगी जब मिलेगी। तो ये हमारी रिसर्च के ऊपर फंडिंग का हाल है सरकार की तरफ से। तो ये एक पर्सनल आपको बता रहा हूँ, एक नोट छोटा सा। ये पूरा आर्टिकल आप और कॉन्टेक्स्ट में समझ पाओगे कि साइंस को कितनी तवज्जो देते हैं और लाडकी बहना को कितनी तवज्जो है ना। कल आपसे मुलाकात, अंटिल देन साइनिंग आउट।